Jai Hind doston, welcome back to the Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today on the session of November 4 and 5 Pre-Secure, I will discuss these topics from current affairs. So let's discuss the agenda for today. आज के Pre-Secure में हम लोग इन current affairs के टॉपिक्स को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा एम्फीपॉड्स का। एम्फीपॉड्स तुम सबने न्यूज में या फिर अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस में बुक्स में पहले भी पढ़े होंगे, जैसे क्रैब्स है ना, एक बड़ा पॉपुलर एम्फीपॉड्स है। कुछ क्विजीन कुछ फूड की वैरायटी होती है जहां पे इनके मीट को कंज्यूम भी किया जाता है। एक इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में भी हम क्रैब्स को या एम्फीपॉड्स को यूज करते हैं। साथ ही साथ मैं तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड एक और चीज बताऊंगा कि जो वाटर बॉडीज हमारी होती हैं, हम उनकी जोनिंग करते हैं, उनको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं, कैसे किया जाता है वो भी। सेकेंड टॉपिक होगा नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। हनी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारे फूड का, और नेचुरली कलेक्टेड जो हनी होते हैं ना, एक्चुअली में वही आजकल तो मार्केट में जो हम हनी खरीद कर लाते हैं, जो पैकेज्ड हनी मिलता है, मोस्ट ऑफ दोज पैकेज्ड हनी दे एक्चुअली कंटेन शुगर कंटेंट, जिससे कि फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। होता है ऐसा है कि हनी जो है नेचुरली कहां से कलेक्ट होता है? फ्लावर से, राइट। वो जो नेक्टार जो बीज कलेक्ट करते हैं फ्लावर से या फिर फ्लावर पेटल से, उसी नेक्टार से हनी बनाने का काम करते हैं। पर ह्यूमन ने फॉरेस्ट कट करने का काम कर दिया, फ्लावर्स कट होते चले गए। इससे ना सिर्फ बीज को नुकसान हुआ, इससे ना सिर्फ जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक प्रॉपर बैलेंस था वो खराब हो गया, बल्कि ह्यूमन के हेल्थ पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है कि हमें पैकेज चीनी वाली हनी खाने की कोशिश कर, हनी खाना पड़ता है हमें। एफएसएसआई नाम की बॉडी कितना अच्छा काम कर रही है, तुम देख चुके होगे किस तरह से ओआरएसएल नाम की कंपनी ओआरएस के नाम पर हमें चीनी का घोल पिला रही थी। कई ऐसे इश्यूज हैं हनी को लेकर भी हैं। खैर, हम नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन में देखेंगे कि इंडिया का हनी प्रोडक्शन में क्या स्टेटस है, कैसे ये मिशन नेचुरली हनी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। द थर्ड टॉपिक वुड बी रमसार कन्वेंशन। रमसार कन्वेंशन मैंने पहले भी तुम्हारे साथ डिटेल में डिस्कस किया है। अगेन आसाम में कुछ साइट्स को रमसार लिस्ट में इंक्लूड करने की बात चल रही है, तो हमें फिर से रमसार कन्वेंशन को पढ़ना है और उन साइट्स के बारे में भी पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक वुड बी एक्सरसाइज मिलान और एक्सरसाइज मिलन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया का क्या रोल है, किस तरह से इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशन बनाने के लिए हेल्प करेगा, वो डिस्कस करेंगे। एंड देन अइनी एयरबेस। अइनी एयरबेस अभी इंडिया के हाथों से निकल गया, और इसके वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो निशाने पर रही अपोजिशन के। अपोजिशन ने निशाना लगाया, अपोजिशन ने क्रिटिसाइज किया। और देखिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी का यही खासियत है कि हेल्दी डेमोक्रेसी में अपोजिशन सवाल कर सकती है रूलिंग पार्टी से कि भाई आपने कैसे अइनी एयरबेस हाथ से जाने दिया। तो हम इसके रेलेवेंस भी देखेंगे। और फिर आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैंने नंबर बढ़ा दिए। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। यूजुअली सेशन में जो 2 मिलता था, 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, और कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और सेशन के एंड में आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। एम्फीपॉड्स वाले टॉपिक से हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम एम्फीपॉड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली 2 नए एम्फीपॉड स्पीसीज, मरीन एम्फीपॉड्स के बारे में बेरहामपुर यूनिवर्सिटी और गुजरात की, आप देख सकते हो क्या नाम है, हेमचंद्र नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी और बेरहामपुर यूनिवर्सिटी, राइट। ये दोनों यूनिवर्सिटीज ने क्या किया है, 2 नए मरीन एम्फीपॉड्स के बारे में रिसर्चर्स ने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। ये आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे 2 नए स्पीसीज का। आंसर पे मत ध्यान दो, ये 2 नए स्पीसीज का। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं कि अच्छा भाई ये एम्फीपॉड्स क्या हैं, कैसे इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे डिटेल के साथ। पहला स्टेटमेंट क्या, एम्फीपॉड्स आर एक्सक्लूसिवली बेंथिक इन नेचर एंड आर नॉट फाउंड इन पेल्जिक जोन। एक्चुअली ये सिर्फ बेंथिक नेचर के होते हैं, पेल्जिक जोन में नहीं मिलते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है। बेंथिक और पेल्जिक जोन क्या होता है ना, वो देखो मैंने पिक्चर के हेल्प से भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, पहले इसी को समझ लो। बेंथिक जोन सबसे लास्ट वाला, ये जो हमारा वाटर बॉडी हो गया, ये वाटर हो गया, इसमें सबसे नीचे जो बॉटम वाला पार्ट होगा, बॉटम वाला पार्ट होगा, बी फॉर बॉटम, बी फॉर बेंथिक जोन, ऐसे याद रखिएगा। और पेल्जिक जोन जो क्या होता है ना, पेल्जिक जोन ये वाला वाटर कॉलम होता है जहां पे यूजुअली लाइफ सस्टेन लाइफ आपको अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। यहां पर आप फिशेस को देखोगे, है ना, यहां पे आप एम्फीपॉड्स को देखोगे, ठीक है। इसको हम पेल्जिक जोन बोलते हैं। ये एकदम ऊपर वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पेल्जिक जोन वाला पार्ट, मतलब ऊपर एकदम सरफेस वाटर से थोड़ा नीचे, जहां से लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है। ये मछली वगैरह एकदम सरफेस पे यहाँ पे नहीं रहती। आप उसको देख भले सकते हो कि सपोज एयर लेने के लिए या फिर सपोज कुछ खाना खाने के लिए मछलियां ऊपर गई, बट एक्चुअली में वो इस जोन में मिलती हैं। इसको पेल्जिक जोन बोलते हैं, जहां पर आपको मेनली वाटर एक्वेटिक लाइफ देखने को मिलेगा पेल्जिक जोन में। और बेंथिक जोन सबसे नीचे। बेंथिक जोन में भी लाइफ देखने को मिलता है, कुछ स्पीसीज बेंथिक जोन में भी होते हैं, बट लेस, मेनली पेल्जिक जोन में होंगे, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग हमारा, कि हमारे ये जो एम्फीपॉड्स हैं ये बेंथिक पेल्जिक दोनों जोन में मिलते हैं,
एक्चुअली मोस्टली पेल्जिक में, बट कुछ बेंथिक जोन में भी मिलेंगे। सो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। सेकंड, Grandidella gitanjali and Grandidella khambardhensis are recently discovered amphipod species known for their role in nutrient cycling. Yes, ये दो नए स्पीसीज हैं, एक को उड़ीसा कोस्ट में और एक को गुजरात वाले कोस्टल रीजन में ढूंढा गया है। ठीक है, दोनों करेक्ट है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें मैं। एम्फीपॉड्स सर्व एज बायो इंडिकेटर्स एंड आर यूज्ड टू स्टडी द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोस्टल इकोसिस्टम। चाहे हम एम्फीपॉड्स की बात करें, चाहे हम फिशेस की बात करें, ये जो भी स्पीसीज होते हैं ना, ये इंडिकेटर स्पीसीज तो होते हैं। ह्यूमन भी तो इंडिकेटर है ना, पढ़ा लिखा ह्यूमन अगर किसी सोसाइटी में मिल रहा है, दैट इज एन इंडिकेटर कि वो सोसाइटी अच्छा कर रही है। तो उसी तरह ये स्पीसीज इंडिकेटर का काम करते हैं, बायो इंडिकेटर का कोस्टल इकोसिस्टम के हेल्थ को बताते हैं। सेकंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, हमें करेक्ट ढूंढना था। आंसर क्या होगा? बी, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, चलिए अब हम एम्फीपॉड्स के और डिटेल्स देखते हैं। सो एम्फीपॉड्स, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली पेल्जिक जोन में होगा, पर कुछ कुछ बेंथिक जोन में भी मिलते हैं, जैसे क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स। ये अभी ये दोनों स्पीसीज आपको ये क्रैब्स दिख रहा है, ये लॉबस्टर, राइट। सिग्निफिकेंस की बात करें तो दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मरीन फूड चेन। मरीन फूड चेन का इंटीग्रल पार्ट है। मरीन फूड चेन के अलावा फ्रेश वाटर बायोलॉजिकल इन्वेजन्स में फ्रेश वाटर स्पीसीज के रूप में भी ये मिलते हैं। एंड कई एम्फीपॉड्स जो होते हैं ना, वो फ्रेश वाटर बायोलॉजिकल इन्वेजन का काम करते हैं। अब ये फ्रेश वाटर बायोलॉजिकल इन्वेजन देखो क्या है। जैसे हम इस क्रैब की बात करते हैं, अब ये जो क्रैब है ना, यूजुअली आपको कहां मिलेगा? मरीन में, मरीन रीजन में मिलेगा। पर क्रैब्स की कई वेराइटी होती हैं जो कि फ्रेश वाटर पॉन्ड में, रिवर्स में, वहां पर भी पाई जाती हैं। तो अगर इसको हम एक फ्रेश वाटर पॉन्ड में भी डाल दें, वहां पर भी ये सर्वाइव करेगा और धीरे 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 अपना नंबर वहां पर इंक्रीज करेगा। इसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजिकल इन्वेजन्स। एक एग्जांपल के रूप में मैंने तुम्हें समझाया। सो बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन जोन दिस एम्फीपॉड्स आर फाउंड। ये वहां के फूड चेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिंस फूड चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक बार स्क्रीन को क्लियर करने दो मुझे। फूड चेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और खाते किसको है? ये एल्गी को, डेट्रियस को, प्लैंकटन को। सो इससे जो फूड चेन होता है ना, ये फूड चेन बना हुआ रहता है। ठीक है, फूड चेन बना हुआ रहता है। Even they are internal major food source of many species of fish, especially sea horses and pipefish. Amphipods किसको खाएंगे? डेट्रियस बॉडीज को, जो कि आपको कहां पर है? मरीन जोन में या फ्रेश वाटर में है। और फिर उसको कौन खाने का काम कर रहा है? बड़ी बड़ी फिशेस या फिर सी हॉर्सेस खाने का काम कर रहे हैं। तो एक कंप्लीट फूड चेन बना रहता है। क्लीनिंग का काम भी करता है ये। जब डेट्रियस को खाने का काम कर रहा है, क्लीन करने का काम कर रहा है, तो कोस्टल सिस्टम का या फिर फ्रेश वाटर सिस्टम के हेल्थ को भी मेंटेन करेगा। ठीक है, ये जोनिंग तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया है। और हम देखते हैं इन दोनों स्पीसीज के बारे में। ये दोनों स्पीसीज जो कि हमें उड़ीसा और गुजरात कोस्ट पे मिला, ये दो नए स्पीसीज हैं। इनका गुजरात और उड़ीसा कोस्ट पे मिलना ये दिखाता है कि गुजरात और उड़ीसा कोस्ट का जो हेल्थ है ना, द हेल्थ ऑफ दैट इकोसिस्टम इन दोज कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात एंड उड़ीसा इज गुड बिकॉज दिस टू स्पीसीज, दिस टू एम्फीपॉड्स आर फाउंड देयर। ये दोनों एम्फीपॉड्स आपको वहां पर मिल रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन की बात कर रहे हैं। यहां पर पीआईबी का एक अपडेट है। पीआईबी का अपडेट, पीआईबी जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स है करंट अफेयर्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। क्या बोल रहा है? नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के बारे में। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे देखिए इस स्क्रीनशॉट को ही देखकर तुम्हें कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी कि नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन कैसा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग कहां से होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से होगी। एंड सो प्रोमोटिंग स्पेसिफिक बी कीपिंग फॉर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ बी कीपिंग सेक्टर, जिससे कि स्वीट रिवॉल्यूशन लाया जाएगा। स्वीट, मिठास, ये मिठास जरूरी है जिंदगी में, बस इस मिठास से डायबिटीज नहीं होती। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि जिनको पहले से डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा हनी कंज्यूम करेंगे तो उनके लिए हेल्दी रहेगा। अब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हनी कंज्यूम कीजिए, आपको उससे नुकसान नहीं होगा, थोड़ा अगर कंज्यूम करते हैं। बाकी लोग भी अगर ठीक ठाक प्रोपोर्शन में हनी कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको मीठा या डायबिटीज की कोई बीमारी नहीं होने वाली। बजटरी एलोकेशन को देखो तो 500 करोड़ का बजटरी एलोकेशन किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 25-26 तक का। ठीक है, इंप्लीमेंट करने का काम नेशनल बी बोर्ड करता है। तो काफी कुछ तो हमें यहीं से मालूम पड़ गया। और ये भी देखिए, इट इज नाउ सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हनी ग्लोबली, अप फ्रॉम द 9th रैंक इन 2020। मतलब हमारा प्यारा भारत इंडिया जो है वो अब सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हनी का बन गया है, जो कि 2020 में, आज से लगभग 5 साल पहले 9th रैंक पर था। इसका मतलब कि पिछले 5 सालों में हमने अच्छा काम किया है।
अच्छा काम किया है तभी हम 9th रैंक से 2nd रैंक पर पहुंच चुके हैं। इसके लिए एक पोर्टल भी रिस्पॉन्सिबल है, मधु क्रांति पोर्टल। वाह वाह, क्या नाम है, मधु क्रांति पोर्टल। मधु कलेक्शन या हनी कलेक्शन के फॉर्म में हमको क्रांति रिवॉल्यूशन लाना है, इसलिए पोर्टल का नाम सरकार ने क्या रखा, मधु क्रांति पोर्टल, जिससे कि मधु का प्रोडक्शन, मधु का एक्सपोर्ट, हनी का एक्सपोर्ट और बेहतर हो सके। सो पहला स्टेटमेंट इससे रिलेटेड, नेशनल बी कीपिंग इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल बी बोर्ड। एकदम सही, बस हमें स्क्रीनशॉट से ही इतनी चीजें समझ आ गई थी। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू 3 मिनी मिशंस फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसर्च। बिल्कुल ये तीनों चीजें चाहिए ना, तभी तो ओवरऑल हम हनी का एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। द मधु क्रांति पोर्टल हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट ट्रेसेबिलिटी इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ हनी एंड बी प्रोडक्ट्स। कोई भी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट में, बिल्कुल करेक्ट। इंडिया करेंटली रैंक्स एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी। ना जी, अभी हम लार्जेस्ट नहीं, अभी हम सेकंड पर है। पहले हम 9th पर थे, 9th से हम प्रमोट होकर 2nd तक पहुंच चुके हैं। सो हमें करेक्ट ढूंढना था, इस बार करेक्ट क्या होगा, 1, 2 एंड 3 ओनली। आंसर कहां गया भाई, ये रहा, 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, चलिए। सो नेशनल बी कीपिंग मिशन में ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हुए। हमें अभी तक क्या मालूम पड़ा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नेशनल बी बोर्ड इसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है 500 करोड़ के बजटरी सपोर्ट से, और अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में। अच्छा काम किया है तभी हम ये जो 3 मिनी मिशन है कि हम प्रोडक्शन का भी ध्यान रखें, पोस्ट हार्वेस्ट का भी ध्यान रखें, सप्लाई चेन भी देखें, क्वालिटी भी एश्योर करें, इससे सच में देश में स्वीट रिवॉल्यूशन आ रहा है। हम 9th रैंक से 2nd रैंक तक आ चुके हैं अपने नेशनल बी मिशन से, नेशनल हनी बी मिशन से। चलिए और देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नेशनल बी हनी मिशन का ऑब्जेक्टिव है इंडिया में स्वीट रिवॉल्यूशन लाना, हनी के प्रोडक्शन को, हनी के एक्सपोर्ट को बढ़ाना, जिससे रूरल एम्प्लॉयमेंट भी होगा, हेल्थ भी बढ़िया रहेगा लोगों का, क्योंकि मिठास, मीठे की जरूरत तो पड़ती है खाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हनी बी के रख रखाव से रिलेटेड, राइट। हनी ब्रीडिंग को सपोर्ट कर, जो बी ब्रीडिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए, मार्केटिंग फैसिलिटीज इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स भी इसका पार्ट है, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो फिर एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। और अगर हम देश में रहने वाले लोगों की भी बात करें तो हमें भी तो अच्छे क्वालिटी की हनी चाहिए। ट्रेसेबिलिटी एंड डिजिटाइजेशन के लिए मधु क्रांति पोर्टल, ये मधु क्रांति पोर्टल का डिटेल यहाँ पर है, किसको लॉन्च किया गया, नेशनल बी बोर्ड ने। पर्पस है मधु के फील्ड में क्रांति लाना, मतलब मधु हनी के प्रोडक्शन, उसके एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपको मधु क्रांति पोर्टल से मिलेगा। गूगल पे जाके जरा सर्च करना मधु क्रांति पोर्टल को, पढ़ना उसके बारे में। स्किल डेवलपमेंट भी करने का काम ये भी नेशनल बी हनी मिशन करता है। एंड साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको एफपीओ बोलते हैं उनको दिया जाएगा, या कोऑपरेटिव्स को दिया जाएगा। ये सारा कुछ नेशनल बी हनी मिशन का ऑब्जेक्टिव है। एंड सो नाउ इट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट। कैसे सिग्निफिकेंट होता है, एक तो इंडिया का जो आप एक्सपोर्ट देख सकते हो इंडिया के हनी का, वो बढ़िया हो चुका है। एग्रीकल्चरल रोल है हनी का, इकोनॉमिक इंपैक्ट है, हनी, बी वैक्स, प्रोपोलिस, पोलन, रॉयल जेली, बी वेनम, इन सब के लिए ना हनी या फिर बी फार्मिंग जो होती है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सपोर्ट्स भी काफी अच्छा हुआ है, 2023-24 में 1.07 लाख मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट था। ठीक है, इंडिया रोज फ्रॉम 9th टू 2nd लार्जेस्ट ग्लोबल सेक्टर। अभी हमने देखा कि 2020 में 9th था और हम पिछले 5 सालों में 2nd लार्जेस्ट तक पहुंच चुके हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स तो हनी का है ही, हनी जहां पर आपको जहां पर भी बी मिलेगा उसका एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है, बिकॉज बी जो होते हैं ना, हनी बीज जो होते हैं वो इंडिकेटर स्पीसीज है। कैसे इंडिकेटर स्पीसीज है कि हनी बी को सर्वाइव करने के लिए फ्लावर्स चाहिए, और फ्लावर्स वहां पर हैं जहां पर कि भाई जो फ्लावर प्लांट्स है या ट्रीज है वो सर्वाइव कर रहे हैं। सो ओवरऑल दे आर इंडिकेटिंग द गुड हेल्थ ऑफ दैट इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम के अच्छे हेल्थ को बताने का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रमसार कन्वेंशन। रमसार कन्वेंशन के बारे में स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के चैनल पर मैंने वर्ल्ड वेटलैंड डे को, कब मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, बताओ, बता चुके हैं तुम्हें वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। सो वर्ल्ड वेटलैंड डे, एक हिंट दूं, सरस्वती पूजा होने वाली थी, फरवरी का महीना, वसंत ऋतु, उसी टाइम में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब डेट बताओ मुझे। सो वर्ल्ड वेटलैंड डे रमसार के बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है, स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन चैनल पे जाकर तुम देख सकते हो। आज हम बात करते हैं रमसार कन्वेंशन का फिर से एक बार। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एडॉप्टेड इन 1971 फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, करेक्ट। The convention emphasizes wide use of wetlands and is administered by IUCN। नहीं, IUCN क्यों एडमिनिस्टर करेगा, रमसार जो कन्वेंशन है वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम करेगा। Third, India became a contracting party to Ramsar Convention before any site from the country was designated as a Ramsar site। India became a contracting party to the Ramsar Convention before any site from the country was designated as a Ramsar site।
गलत स्टेटमेंट। इंडिया कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बनेगी कन्वेंशन की, बट उससे पहले ना आपको अपने एक साइट को डेजिग्नेटेड रमसार साइट के रूप में डिक्लेयर करना पड़ता है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट क्या? ओनली वन, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए। अभी न्यूज में क्यों था? तो न्यूज में इसलिए था बिकॉज यहां देखो, असम सिविल सोसाइटी ग्रुप सीक रमसार स्टेटस फॉर दिस वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दो, या ये जो वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ये वेटलैंड कॉम्प्लेक्स का रमसार लिस्ट में इंक्लूजन के लिए डिमांड किया जा रहा है नगांव वाले रीजन में। आप यहां देखिए, नगांव वाले रीजन में। सो अगर ये वेटलैंड रमसार लिस्ट में इंक्लूड होंगे, इससे दो चीज मालूम पड़ेगा। दो चीज मालूम पड़ेगा, एक तो ये जो वेटलैंड है इनको थ्रेट तो है, इनके इकोलॉजिकल जो इनका सस्टेनेंस है वो थ्रेट है, उनको कई सारे नुकसान होने के चांसेस हैं पॉल्यूशन के वजह से, इंक्रोचमेंट के वजह से, है ना। सो पहला चीज वो क्लियर हो गया। और दूसरा क्या, जब रमसार लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा तो सरकार और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रमसार लिस्ट को मेंटेन करने का काम करती हैं, वो फिर क्या करेंगी, इस साइट को प्रॉपरली मैनेज करने का काम करेंगी। साइट से रिलेटेड जो कुछ भी हमें सपोर्ट चाहिए होगा, माउस कहाँ गया, जो कुछ भी सपोर्ट चाहिए होगा वो सपोर्ट मिलता रहेगा। ओनली टू नहीं, ओनली वन कर लो इसको। पहला स्टेटमेंट, रोमरी धोंडुआ वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमें कहा मिलता है? इट लाइज विद इन लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नगांव डिस्ट्रिक्ट, असम। हम देख चुके हैं। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ लाखोवा बुरा सपोरी इकोसिस्टम एंड लिंक्ड टू काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मतलब काजीरंगा टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। It is known for rich avian diversity, including several migratory waterfowl and resident bird species. मतलब वहां पर रहने वाले बर्ड स्पीसीज भी हैं और कई माइग्रेंट बर्ड स्पीसीज भी आपको इस रीजन में मिलते हैं। सो अगर हम इस वेटलैंड का कंजर्वेशन करें तो ना सिर्फ हम एवियन डाइवर्सिटी को मेंटेन कर पाएंगे, बल्कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व के साथ भी एसोसिएटेड है ना, तो कहीं ना कहीं काजीरंगा टाइगर रिजर्व की ब्यूटिफिकेशन उसके सस्टेनेंस में भी हेल्प करेगा। इट ऑल्सो एक्ट एज ए नेचुरल फ्लड बफर। वैसे भी जो यूजुअली जो नेचुरली ऑकरिंग रमसार साइट्स होते हैं या वेटलैंड्स होते हैं ना, वो फ्लड बफर का भी काम करते हैं। एक्सेस वाटर को वो कंज्यूम करने का काम करते हैं, स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते हैं। दैट्स वाई फ्लड बफर के रूप में एक्ट करते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो क्रिटिकल वेटलैंड हैबिटेट है, जहां पे डिफरेंट फ्लोरा एंड डिफरेंट फौना को सपोर्ट मिलता है। पॉलिनेशन एंड प्रोडक्टिविटी के लिए भी इंपॉर्टेंट रीजन है वेटलैंड्स। हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन को भी प्ले करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है, फ्लड कंट्रोल का भी काम करेंगे, एंड क्लाइमेट रेगुलेशन भी इन वेटलैंड्स के थ्रू हो सकता है। कैसे होता है? बिकॉज दिस वेटलैंड्स एक्ट एज कार्बन सिंक। कार्बन सिंक माने, कई बार तुमको कार्बन सिंक पहले भी समझाया है। हम जहां पे जैसे ब्रश करते हैं ना, जो सिंक हमारे सपोज किचन में है या फिर जहां हम ब्रश कर रहे हैं, तो अब ब्रश करके हमने जो पानी डाला या किचन में जो हमने पानी डाला, वो कैसे पानी पाइप से बहते हुए नीचे चले गया, सिंक हो गया ना। सो कार्बन सिंक उसी तरह सब समझ जाओ कि ये जो वेटलैंड है ये एक्सेस CO2 को कंज्यूम करने का काम करता है। तो एक्सेस जो कार्बन है वो सिंक होते हुए नीचे जा रहा है वेटलैंड। सो कार्बन सिंक भी है। दीज आर द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेटलैंड्स। रमसार कन्वेंशन की बात करें तो रमसार कन्वेंशन इंडिया भी रमसार कन्वेंशन का पार्ट है। रमसार कन्वेंशन 1971 में बनता है। इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी टू द रमसार कन्वेंशन इन 1982, बट अपना पहला साइट इंडिया ने चिल्का लेक एंड केवला देवघाना नेशनल पार्क राजस्थान में, चिल्का उड़ीसा में है, एंड केवला देवघाना राजस्थान में 1981 में ही डिक्लेयर कर दिया था। आपको पहले अपना एक साइट डिक्लेयर करना पड़ेगा रमसार कन्वेंशन में आने से पहले। रमसार साइट की बात करें तो एक ऐसा वेटलैंड साइट जिसको कि हम इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का मानते हैं, स्पेशली वाटरफॉल हैबिटेट जो होते हैं उनको हम रमसार साइट्स के रूप में डिक्लेयर करते हैं। नोडल मिनिस्ट्री इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। प्रेजेंटली वर्ल्ड की बात करें तो 94 रमसार साइट्स हैं, इंक्लूडिंग दीपोर बिल इन आसाम। अब अगर हम रॉमेरी दोंदुवा कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगर ये भी इंक्लूड हो जाता है, अभी इंक्लूड हुआ नहीं है, अभी यहाँ पर कंफर्म फुल स्टॉप नहीं लगा, इंक्लूड होगा कि नहीं। अगर इंक्लूड हो जाएगा तो इंडिया में भी रमसार लिस्ट इंक्रीज होंगे और साथ ही साथ टोटल 2 रमसार साइट्स इंडिया में आ जाएंगे। आपको 2 रमसार साइट्स असम में हो जाएंगे दीपोर बिल के अलावा। रमसार साइट्स के बारे में, रमसार कन्वेंशन के बारे में डिटेल इस वीडियो में है, आप यहाँ को रेफर कर सकते हो, इसको रेफर कर सकते हो। फोर्थ टॉपिक है एक्सरसाइज मिलन के बारे में या एक्सरसाइज मिलान के बारे में। तो ये एक्सरसाइज मिलन या मिलान क्या है, आप देख सकते हो, मिलान या मिलन 2026, जिसमें इंडिया विल होस्ट यूएस, रशिया अमंग अदर 55 नेशंस इन मासिव मैरीटाइम एक्सरसाइज इन फरवरी। मतलब फरवरी 2026 में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होने वाला है। हम फरवरी में फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर से कुछ नए डिटेल्स आएंगे तो पढ़ना हमारा फर्ज है। तो हम फरवरी 2026 में एक नया बोल रहे हैं, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज होगा जिसमें यूएस, रशिया जैसे नेशंस भी और बाकी कई नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे।
यही हमारा एक्सरसाइज मिलान है। चलिए पहला स्टेटमेंट अपन देखते हैं। इट इज अ बाइनेलियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज होस्टेड बाय द इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम। एकदम सही है, बाइनेलियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी होस्ट करती है विशाखापट्टनम में। द एक्सरसाइज वाज फर्स्ट कंडक्टेड इन 1995 विद द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। यस, शुरू में 4 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था, 50 से ज्यादा नेशन पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सरसाइज मिलान वाज इनिशियली पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड लेटर अलाइंड विद द लुक ईस्ट पॉलिसी। बिल्कुल करेक्ट, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, ये देखो क्या है, यहां पे मैंने थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया है। इनिशियली पार्ट ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी थोड़ी होगा, पहले तो इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी था ना गाइस, पहले लुक ईस्ट आया, ये प्रीवियसली लुक ईस्ट पॉलिसी था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो अभी रिसेंट का है ना, कि अब हम लुक नहीं, अब हम एक्ट ईस्ट कर रहे हैं। सो अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी एंड लेटर इट इज अलाइंड विद इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यहां बस मैंने चेंज कर दिया था, पर ऐसे चेंजेस ना प्रीलिम्स में किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। चलिए एक्सरसाइज मिलान की बात कर लें तो बायनियल नेवल एक्सरसाइज है जिसको इंडियन नेवी होस्ट करती है। 1995 में शुरू हुआ जब इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड ने किया था। मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इनके लिए किया जाता है। इनिशियली इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट था, फिर आगे इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी या सागर सागर बोले तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव का भी पार्ट बना। ये जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ये इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन का काम करता है। नाउ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट मल्टीलेटरल लेवल एक्सरसाइज है, तो ये चीज भी दिखाता है कि हमारे पास कैपेसिटी है, वी हैव द कैपेसिटी टू होल्ड दिस मच लार्ज नेवल एक्सरसाइज, जिसको हम विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर करने का काम करते हैं। ठीक है, फरवरी में होने वाला है। मिलान 2026 की बात करें तो क्या कुछ की फीचर्स हैं, तो डुअल फेज एक्सरसाइज होगा। डुअल फेज मतलब एक सी फेज, एक हार्बर फेज। सी फेज, हार्बर फेज, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है कि डीप सी में होने वाले एक्सरसाइजेस एंड हार्बर, सी हार्बर पे होने वाले एक्सरसाइजेस, जिसमें इंटरऑपरेबिलिटी, मरीन टाइम डोमेन अवेयरनेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयर डिफेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, ये सारी चीजें की जाती हैं। कुछ इंटरनेशनल सिटी परेड भी होगा, जैसे इस बार परेड हम आर के बीच विशाखापट्टनम में करेंगे, जो कि हमारी मैरीटाइम डिप्लोमेसी को दिखाएगा और साथ ही साथ इंडियन नेवी का पार्ट बनने के लिए लोगों को मोटिवेट भी करेगा ऐसा परेड। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज एनी एयरबेस। द हिंदू का ये आर्टिकल बड़ा अच्छा से इसने लिखा, इंडियाज एग्जिट फ्रॉम तजाकिस्तान एयरबेस अ सेटबैक टू स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी सेज कांग्रेस। कांग्रेस जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सवाल कर रही है कि तजाकिस्तान एयरबेस, जिसको हम एनी एयरबेस के नाम से बुला रहे हैं, ये खाली करना इंडिया के लिए एक सेटबैक है। गवर्नमेंट इसके ऊपर जवाब देगी, सच में क्यों सेटबैक है, क्यों हमारे लिए नुकसानदायक है, वो हम डिस्कस करेंगे आज। पहला स्टेटमेंट, इट इज सिचुएटेड नियर डांस्यूब इन तजाकिस्तान क्लोज टू अफगानिस्तान बॉर्डर थ्रू द वाखान कॉरिडोर। करेक्ट। The airbase was originally built by India in 2000 as part of India's Central Asia outreach strategy. ओरिजिनली इंडिया ने नहीं बनाया था, ओरिजिनली रसिया का बनाया हुआ है, हमने इसको आगे डेवलप करने का काम किया। सेकंड रॉन्ग हो गया। It was modernized by India to support both humanitarian operations and limited combat deployments. Yes, humanitarian approach के लिए, लिमिटेड कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट्स के लिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कंट्रोल रखने के लिए, सेंट्रल एशिया वाले में स्ट्रेटेजिक गेन के लिए, इन सब के लिए एयरबेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये हाथ से निकल जाना हमारे लिए कंसर्न तो है। करेक्ट नहीं ढूंढना, इस बार हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। नॉट करेक्ट कौन सा था? 2 ओनली। आंसर क्या होगा? ए। 1 and 3 मत चूज करना, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, सो 2 ओनली। ये देखिए जिस एयरबेस की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के मैप पर देखो तो ये रहा तजाकिस्तान और हम इसी एयरबेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, गिस्सार एयरबेस, या जिसको हम एनी एयरबेस भी बुलाते हैं क्योंकि एनी विलेज में पड़ता है, गिस्सार एयरबेस तजाकिस्तान में। चलिए, सो एनी एयरबेस 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ जोनसिवे, दुशानबे 10 किलोमीटर वेस्ट में है। ठीक है, दुशानबे के कुछ यहां पर पड़ेगा आपको एनी एयरबेस यहाँ। एक बार लोकेशन देखो मैप का, ये देखो इंडिया, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ तजाकिस्तान जो कि पहले यूएसएसआर का पार्ट था, सोवियत रसिया का, यहाँ चाइना। सो इस रीजन में अगर यहाँ पर हम एक एयरबेस होल्ड करते हैं तो हम इसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तजाकिस्तान तो है ही, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस पूरे सेंट्रल एशिया वाले रीजन में कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट अब यहां पर हमें एयरबेस नहीं रहा, लीज पे हमने लिया था
एक टाइप का लीज ही था, अब वो लीज खत्म कर दिया गया है। देखते हैं। सो इसका लोकेशन तो हमने देख लिया। इसको हम गिस्सार एयरबेस के नाम से भी या गिस्सार मिलिट्री एरोड्रोम के नाम से भी बुलाते हैं, जो कि सोवियत इरा के टाइम में बना था। इंडिया इसको अर्ली 2000 से डेवलप करने का, सपोर्ट करने का काम करता है। इंडिया हैज इन्वेस्टेड $100 मिलियन इन दिस, क्योंकि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम यूज करते थे फरखोर एयरबेस, जो कि नॉर्दर्न अलायंस अफगानिस्तान के पार्ट को सपोर्ट करने के लिए, जब अफगानिस्तान की हिस्ट्री में नॉर्दर्न अलायंस बनता है तो इंडिया का ये अर्ली एयरबेस का सपोर्टिंग द नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है। फरखोर एयरबेस, उसके बाद फरखोर के बाद हम आईनी एयरबेस को यूज करना शुरू कर दिया हमने। क्या क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, तो अभी तो तुम्हें मैप से मैंने समझाया ही। हमारे फॉरवर्ड प्रेजेंस को बढ़ाता है उस रीजन में। हम इसको सर्वेलेंस के लिए, इवन स्ट्राइक के लिए यूज कर सकते हैं। रीजनल लेवरेज देगा सेंट्रल एशिया में, राइट। साथ ही साथ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवैक्यूएशन एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन। सपोज कि उस रीजन से कभी हमें इवैक्यूएशन के लिए ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन चलाना पड़ जाए, इंडियन सिटीजन वहां पर फंसे हुए, हमें इवैक्यूएट करना है वहां से, तो उस केस में भी वो एयरबेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। एंड जियोपॉलिटिकल सिंबोलिज्म, सेंट्रल एशिया के एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पर, अगेन इस मैप को देखो, इस इंपॉर्टेंट लोकेशन पर अगर आपके पास एयरबेस है और सेंट्रल एशिया में यहाँ इस तरह से ये नेशंस हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स इनके बीच का एक वेसन बनता है, तो हमारे लिए ना जियोपॉलिटिकल सिंबोलिज्म, एक स्ट्रेंथ शोकेस करने का भी काम करता था ये एनी एयरबेस। बट इंडिया अब यहां से बाहर निकल चुका है। क्यों बाहर निकल चुका है, उसके पीछे कई रीजन है। लीज जो था वो एक्सपायर हो गया, 2022 में ही एक्सपायर हुआ, रिन्यू नहीं किया जा रहा है। कहा जाता है कि इसके लिए रसिया और चाइना दोनों प्रेशर बना रहे थे। अब चाइना का प्रेशर बनाना तो समझता है, रसिया क्यों प्रेशर बना रहा है। तुम तो कहोगे कि सर रसिया के साथ तो हमारे दोस्ती वाले रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है। देखो फ्रेंडली रिलेशन है, लेकिन रसिया ये नहीं चाहता है। एक बार फिर से मैप देखिए, इंडिया यहां पर रहेगा ना, तो इन सब रीजन में भी इंडिया एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर रहेगा। रसिया इंडिया का दोस्त बिल्कुल है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि यहां पर रसियन सुप्रीमेसी कम हो और इंडिया की सुप्रीमेसी इंक्रीज हो। दोस्ती में भी ना एक ये बैलेंस रखते हैं ऐसे नेशंस। पर्सनल लेवल पर ऐसा नहीं होता होगा, तुम अपने पर्सनल दोस्ती को ऐसे मत जज करना, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ना दोस्ती में भी ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती है कि दोस्त तो हम सपोर्ट तो करें, लेकिन हमारा दोस्त हमसे ज्यादा ऊंचा ना हो जाए। समझ रहे हो। दैट्स वाई रसिया भी इस बार सपोर्ट नहीं किया, और रसिया का भी प्रेशर बना, तजाकिस्तान ने फाइनली बोला कि भाई खाली कर दो इस बेस को। ऑल्सो डिमिनिस्ड रेलेवेंस पोस्ट तालिबान रिटर्न। तालिबान के रिटर्न के बाद फिर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस थोड़े ऐसे डिस्टर्ब रहे, अभी फिर से बेहतर होने के हालात में हैं, तो उस वजह से भी इंडिया का ज्यादा फोकस वहां पे रह नहीं पाया और हमसे वो एयरबेस हाथ से निकल चुका है। ऑपरेशन कॉन्स्टेंट भी रहा, काफी हाई कॉस्ट हो रहा था, ठीक है। डिपेंडेंस हमें ज्यादा था रशियन लॉजिस्टिक्स पे, और रसिया फिर सपोर्ट भी नहीं कर रहा है इस एयरबेस के लिए। रीओरिएंटेशन भी, स्ट्रेटेजिक फोकस मूव टुवर्ड द इंडो पैसिफिक एंड मैरीटाइम पार्टनरशिप। मैरीटाइम पार्टनरशिप को बेहतर करने के लिए इंडो पैसिफिक में इंडिया का रेलेवेंस बढ़ाने के लिए हमारा फोकस उधर शिफ्ट हो गया। दैट्स वाई हम इस एयरबेस से थोड़ा दूर हो गए, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल पहला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था 3 नवंबर को, वो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था साइक्लोन के लैंडफॉल पर। सो पहला स्टेटमेंट क्या, लैंडफॉल इज द इवेंट ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन कमिंग ऑन टू लैंड आफ्टर बीइंग ओवर द वाटर। बिल्कुल, जब साइक्लोन वाटर से जनरेट होके फिलहाल लैंड वाले पार्ट पर गिरता है, उसको हम यूजुअली लैंडफॉल बुलाते हैं। As per the IMD, Indian Meteorological Department, a tropical cyclone is said to have made landfall when the center of the storm, जिसको कि हम eye of the cyclone भी बोलते हैं, eye को ही center बोला जाता है, moves over the coast। बिल्कुल, जब कोस्ट की तरफ मूव करता है तो एक्चुअली में यहाँ पर ये जो लैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे लैंडफॉल होता है, राइट। यहाँ पे तेज बारिश होगी, काफी तेज हवाएं चलेगी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए यहाँ पर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। घड़ियाल की बात करते हैं, दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन घड़ियाल से रिलेटेड था। तो घड़ियाल देखो, जो एक स्पीसीज है ना घड़ियाल, ये स्पीसीज फ्रेश वाटर में मिलते हैं, सॉल्ट वाटर में नहीं सरवाइव करेंगे। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। घड़ियाल आर फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स एंड कैन नॉट लिव इन सॉल्ट वाटर। क्रोकोडाइल जो होता है, क्रोकोडाइल्स, दे कैन सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर, इवन दे कैन सर्वाइव इन फ्रेश वाटर, बट घड़ियाल सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं। सॉल्ट वाटर में घड़ियाल नहीं सर्वाइव करेंगे, फर्स्ट करेक्ट। इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज नियरली थ्रेटेंड। नियरली थ्रेटेंड होता तो इतना हो हल्ला नहीं होता घड़ियाल को लेकर। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, करेक्ट ढूंढना था हमें ना। आंसर क्या होगा, वन ऑल। आज के लिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को लेकर। अभी लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, जहां के नवाब और कबाब दोनों बड़े कोमल होते हैं। तो ये नवाब और कबाब वाली ये जो शहर है, अदबो अदब वाली शहर लखनऊ, वो न्यूज में थी। आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। आज प्रशांत सर ने भी इसके ऊपर एक सेशन लिया है।
दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वल्नरेबिलिटी को लेकर। अफगानिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक आया जिसमें कई लोगों की जान गई है। सो न्यूज में रहा अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वल्नरेबिलिटी। और आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, अरे अच्छा ये आ जाओ, थर्ड प्रैक्टिस, एक ही कैसे रिपीट हो गया, रुको एक मिनट रुको।